हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि बीपीएससी के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, जो कि इसकी पहले वैकेंसी नंबर फर्स्ट हुई थी, उसका ये रियल क्वेश्चन पेपर है। इसको हम सॉल्व करेंगे और लगातार हम सॉल्व भी कर रहे हैं। इसके पहले हमने 7 पार्ट करा दिए हैं, ये पार्ट हमारा 8 है। तो इससे फ्रेंड्स क्या होगा, आपको सॉल्व करने से एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है और किस किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है और किन टॉपिक पर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। साथ साथ हम ये भी देखते जाएंगे। तो उन टॉपिक को अगर आप कवर कर लेते हैं जो हम बताएंगे वीडियो में, तो आपकी जो मार्क्स हैं जीएस में बहुत अच्छे खासे मार्क्स आने वाले हैं, ये बात तो पक्का तय है। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं वीडियो की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। तो उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। इसके पहले 76 ये चल रहा है, क्योंकि इसके पहले 75 तक के हम पिछले पार्ट में करवा चुके हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। वेदों की ओर वापस चलो का नारा किसने के द्वारा दिया गया था? तो देखो, वेदों की ओर वापस चलो, इसका मतलब ये नारे पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये याद कर लेना है कि वहां पर जैसे दिल्ली चलो, वेदों की ओर वापस चलो, तो ये जो कह रहे हैं नारे जो हैं फ्रीडम फाइटर्स के, ये जरूर आपको एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि ऐसे पूछे जा रहे हैं। तो पहला तो आपको आइडिया ये लग गया। तो देखो, वेदों की ओर वापस चलो तो किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर लिखा है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखो, सत्य शोधक जो समाज की स्थापना है वो करी गई थी ज्योतिबा राय फूले जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आज का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें बोला जा रहा है एल्बर्ट बिल विवाद के समय कौन वायसराय था? यानी कि जब एल्बर्ट बिल विवाद शुरू हुआ था तो कौन उस समय वायसराय था? तो यहाँ पर हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड रिपन हमारे उस वक्त के वायसराय थे जब ये एल्बर्ट बिल कब विवाद हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आज का हमारा बोला जा रहा है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखित है? देखो, यहाँ पर दिया है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पूरी एक पुस्तक का नाम है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये किसने लिखा है? तो इन्होंने लिखा है दादा भाई नौरोजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 80 नंबर का होगा। तो यहाँ पर आ जाता हूँ मैं 80 नंबर। तो देखो, 80 पे बोला जा रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि 1909 ईस्वी में करजन वायली के किसके द्वारा मारा गया था? यानी कि 1909 में जब करजन वायली मारा गया था, तो करजन वायली को मारा किसने था? तो मारा था यहाँ पर मदन लाल ढींगरा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जलियांवाला हत्याकांड किस दिनांक को हुआ था? तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा दिख जाए। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, लगातार आप देख पा रहे होंगे कि कुछ क्वेश्चन जो हम अभी से कर रहे हैं, जैसे इसके पहले 2-3 करे, तो सारे के सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कहाँ से? ये आ रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है, ये कंप्लीट अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं कि उससे अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका क्वेश्चन मिस ना हो, तो इसके लिए वीडियो मैंने बना दी है। 3 पार्ट में वीडियो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसी वीडियो की, तो आप चेक कर लीजिए, वहां से आप डायरेक्ट उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे क्लिक करके, अगर आप देखना चाहते हैं तो। ठीक है, आगे देखो, जलियांवाला बाग का हत्याकांड किस दिनांक को हुआ था? तो देखो, 10 अप्रैल 1919 को नहीं हुआ था, 11 अप्रैल 1919 को नहीं हुआ था, और 12 अप्रैल 1919 को भी नहीं हुआ था। तो यहाँ पर कहेंगे कोई सही नहीं है, तो एक से अधिक की तो बात हो गई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा हो जाएगा यहाँ पर राइट, क्योंकि इसमें से कोई सही नहीं है। तो अब आप कहेंगे कि फिर सही कौन सा है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स सही ये है, अगर हम इसको 12 अप्रैल की जगह में कर दें 13 अप्रैल, तो ये सही हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था पंजाब में, और पंजाब में अगर पूछेंगे कहाँ पर, तो ये हुआ था अमृतसर में। ठीक है, यहाँ पर क्या था कि बहुत सारे मासूम लोगों को, भारतीयों को उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी गई थी, जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो आप समझ गए, तो पंजाब के अमृतसर में ये हत्याकांड हुआ था जलियांवाला। और जलियांवाला जो लिखा हुआ है, तो जलियांवाला दरअसल एक जगह है वहां पर अमृतसर के पास में। ठीक है, ये जो स्वर्ण मंदिर है वहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा नेक्स्ट है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया था? यानी कि उसने, राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, उसने बोला था कि हमारा पूर्ण स्वराज की जो प्राप्ति है हमारा लक्ष्य रहेगा।
और वो लक्ष्य किस अधिवेशन में निर्धारित करा था उन्होंने, हमें ये बताना है। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, नागपुर अधिवेशन भी नहीं करा था, गुवाहाटी अधिवेशन में नहीं करा था और कलकत्ता अधिवेशन में भी नहीं करा था। तो देखो इनमें से एक से अधिक की तो बात भी हो नहीं रही, तो कहेंगे उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब आप कहेंगे कि इसका फिर राइट आंसर क्या होना चाहिए था, ऑप्शन में नहीं दिया है तो आप बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लाहौर अधिवेशन, यानी कि हम कहेंगे यहाँ पर, इसको लिख देता हूँ, लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, तो लाहौर अधिवेशन 1929, और कब की बात है, दिसंबर में, यानी कि दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में ये फैसला लिया गया था कि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति क्या लक्ष्य रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखो, आज का हमारा नेक्स्ट है, इसके बाद 82। इसमें कहा जा रहा है कि किस दिनांक को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थाई सरकार बनाई थी, यानी कि अस्थाई सरकार बना दी थी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की। तो वो कब बनाई थी इन्होंने, तो ये बनाई थी इन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये आपको दिनांक याद रख लेना है, ठीक है। अगला देखो, इसके बाद नेक्स्ट है 84 नंबर, और इसमें बोला जा रहा है यहाँ पर, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, यानी कि जब भारत की स्वतंत्रता हुई थी, स्वतंत्र हुआ था हमारा देश, तो प्रधानमंत्री उस वक्त कहाँ के, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थे क्लीमेंट इटली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि काम आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कहा जा रहा है धर्म सुधार का अग्रदूत किसे कहा जाता है, यानी कि धर्म सुधार के जो अग्रदूत थे वो कौन है इनमें से, तो ये है यहाँ पर मार्टिन लूथर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट, बोस्टन टी पार्टी का नेतृत्व किसने करा था, तो बोस्टन टी की पार्टी जो है उसका नेतृत्व किसने करा था, तो ये था सैमुअल एडम्स ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब आपको बोस्टन टी पार्टी के बारे में वहां पर पढ़ लेना है थोड़ा सा, अगर टाइम मिलता है आपको तो आप गूगल में भी सर्च कर लेंगे तो भी आ जाएगा इसके बारे में। अगर एक बार भी आप 1 मिनट का टाइम निकाल के पढ़ लेंगे तो इसमें से पूरा आपको कंफर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा 87 नंबर है, और 87 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था, यानी कि किस समझौते पर जर्मनी का एकीकरण समाप्त हुआ था, पूरा हुआ था, कंप्लीट हो गया था, तो ये हुआ था यहाँ पर फ्रैंकफर्ट की संधि से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। तो फ्रैंकफर्ट की संधि आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला जा रहा है इसमें, पेरिस के शांति सम्मेलन 1919 में फ्रांस का प्रतिनिधित्व किसने करा था। अब देखो जो पेरिस की बात हो रही है, पेरिस का शांति सम्मेलन जब हुआ था वहां पर, तो कि 1919 की बात है, तो फ्रांस का प्रतिनिधित्व किसने करा था, यानी कि लीडरशिप कौन था वहां पर, फ्रांस का। तो यहाँ पर हम कहेंगे राइट आंसर हो जाएगा क्लेमेशियो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें कहा जा रहा है किस देश ने पर्ल हार्बर स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक बेड़े पर दिसंबर 1941 में आक्रमण कर दिया था, यानी कि पर्ल हार्बर जो है वहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका के एक नौसैनिक जो बेड़े थे, नौसैनिक जहां पर वो बनाए गए थे, सेना नेवी वाली रहती थी, तो दिसंबर 1941 में आक्रमण कर दिया था। तो वहां पर किस देश ने करा था आक्रमण, ये बताना है। तो आक्रमण करा था जापान ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आज का 90, और इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए। अब कहा जा रहा है इसमें, करें कि इंग्लैंड में 1918 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा कुछ संपत्ति की योग्यताओं के होने पर कितनी आयु की स्त्रियों को मताधिकार का प्रदान किया गया था अधिकार। देखो इंग्लैंड में क्या है कि 1918 के पहले तक वहां पर क्या था कि स्त्रियों को वोट देने का अधिकार नहीं था, तो कुछ संपत्ति फिर वहां पर कुछ चेंज करा गया, तो बोला गया कि कुछ संपत्ति की योग्यताएं अगर आप रखती हैं तो उसमें से आप भी वोट कर सकती हैं, लेकिन आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए यह यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखो 21 वर्ष भी नहीं था, 25 वर्ष नहीं था, और यहाँ पर 28 वर्ष भी नहीं था, तो आप कहेंगे फिर कौन सा था, तो इनमें से देखो, इनमें से एक से अधिक तो होगा नहीं, तो लास्ट वाला हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अब इसका देखो होना क्या चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है जो कि, तो मैं बता देता हूँ आपको कितनी आयु होनी चाहिए, तो ये आयु होनी चाहिए 30 वर्ष से अधिक, यानी कि 30+ अगर उनकी आयु है तो वो वोट दे सकती हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है 18+ अगर आपकी एज है तो आप मताधिकार दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन में 91 पे,
रोम में कुलीन वर्ग कहा जाता है, यानी कि रोम में कुलीन वर्ग किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पैट्रिशियन को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, यूरोप के किस देश में पुनर्जागरण के बाद नागरिक समाज प्रारंभ हुआ था? यानी कि यूरोप का ऐसा कौन सा देश है यूरोप का जिसमें पुनर्जागरण होने के बाद नागरिक समाज का प्रारंभ किया गया था? तो ये करा गया था इटली में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आज का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बोला जा रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए, थोड़ा बड़ा ही कर देता हूँ ताकि आपको तीन ही ऑप्शन दिख जाए। ठीक है, देखो यहाँ पर बोला जा रहा है किस युद्ध के बाद सिमोनोसेकी संधि हुई थी? यानी कि सिमोनोसेकी एक संधि है, तो कौन से युद्ध के बाद ये समझौता करा गया था? तो यहाँ पर ये समझौता करा गया था चीन जापान का जब युद्ध हुआ था 1894-95 के बीच में जब युद्ध हुआ था, तब ये संधि हुई थी। अब देखो अब की बार क्वेश्चन को क्या घुमा सकता है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को घुमाकर कह सकता है क्या कि शिनोमोनो की संधि किन दो देशों के बीच में हुई थी? तो यहाँ देखो किस युद्ध के बाद, युद्ध की बात कर रहा है, अब हो सकता है कह दे देशों का नाम, तो देश बता देना चीन जापान, और ऐसा भी हो सकता है कि ये कह दे कि शिनोमोनो की संधि कब हुई थी, तो यहाँ पर हो सकता है ये दे दे। ठीक है, किसी भी तरह से घुमा सकता है, बीपीएससी है, आपको हर तरह से तैयार रहना है, हर तरह के हथियार चलाने आने चाहिए आपको। तो फ्रेंड्स अब आगे क्वेश्चन करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स वीडियो के बीच में मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो को पसंद आई है, आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आई है, तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पे अगर नए हैं, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है आपने, तो आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, आज के हमारे नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन है, और 94 वाले पे बोला जा रहा है यहाँ पर, इसमें कह रहे हैं कि, इसमें कहा जा रहा है यह श्वेत मनुष्य का कर्तव्य था कि अशिक्षित देशों को शिक्षित बनाए। किसने कहा था? यानी कि एक ये नारा दिया गया है, कह रहा है कि श्वेत मनुष्य का कर्तव्य था, ठीक है, कि अशिक्षित देशों को शिक्षित बनाए, यानी कि जो देश शिक्षित नहीं है तो उनको शिक्षित करे। ये किसने कहा था स्टेटमेंट? तो ये कहा था इन्होंने एडियार्ड किपलिंग ने, तो रुडयार्ड किपलिंग जो है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि ये जो स्टेटमेंट है इसको ध्यान से एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि दोबारा कभी अगर ये स्टेटमेंट आपके सामने आएगा तो आप तुरंत ही इसका आंसर लगा देंगे रुडयार्ड किपलिंग। तो उम्मीद है आपने देख लिया होगा। अगला देखो आज का हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा 94 नंबर हो चुका है, अब 95 नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, लिखा है किस भारतीय नेता का गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में बहुत ही बड़ा हाथ था? यानी कि भारतीय नेता कौन से थे जो गुट निरपेक्ष आंदोलन जो चला था उसमें बहुत बड़ी उनकी भूमिका थी, तो वो कौन थे? तो ये थे पीटी नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। अब आपको ये बताना है कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, हमारे इंडिया के, हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप जरूर बताएंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का 96 नंबर, और 96 नंबर क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, ठीक है, ताकि हमें मतलब है कि ऑप्शन वो आना चाहिए जो कि सही आंसर हो। देखो इसमें कहा जा रहा है उपनिवेशवाद का अंत किसके प्रयत्नों से संभव हुआ? यानी कि उपनिवेशवाद का जो अंत हुआ था किनके प्रयासों द्वारा हुआ था, किन्होंने इतना प्रयास करा था कि इसका अंत हो गया, समाप्त हो गया था? तो ये हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो आज का 97 नंबर, और इसमें क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कह रहे हैं कि पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक भाग डैश के रूप में जाना जाता है। यानी कि पूर्व ऐतिहासिक काल जो शुरुआत हुआ था उसका स्टार्टिंग वाला जो पार्ट था, यानी कि शुरुआती दौर जो था, वो किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना था पुरापाषाण काल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। अब जैसे देखो इस क्वेश्चन को कैसे घुमा सकता है, कह देगा पूर्व ऐतिहासिक काल का, अब यहाँ पर बोल देगा पुरापाषाण काल पूर्व ऐतिहासिक काल का कौन सा दौर था, प्रारंभिक, माध्यमिक या अंतिम, ऐसे करके भी बना सकता है ऑप्शन। ठीक है, तो कुछ भी है, बीपीएससी एक ही क्वेश्चन को दो बार घुमा करके दे सकता है। हो सकता है अगली बार कुछ ऐसा ही क्वेश्चन बना दे, क्योंकि क्वेश्चन तो वही है, नए क्वेश्चन तो कभी बनते नहीं, जो एक बार क्वेश्चन हो गए तो क्वेश्चन तो वही रहते हैं, टॉपिक वही रहते हैं, उन चैप्टर के बीच से घुमा घुमा कर क्वेश्चन दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आज का हमारा 97 हो गया, 98 नंबर पे आते हैं। देखो 98 क्वेश्चन पे दिया हुआ है, कह रहा है हड़प्पा लोगों के द्वारा किस पेड़ की पूजा की जाती थी? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार लगा लो। तो हड़प्पा के जो लोग होते थे वो किस पेड़ की पूजा की जाती थी, किस पेड़ की वो पूजा करते थे? तो वो पूजा करते थे पीपल की, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है।
अब देखो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स कि हड़प्पा की बात हो रही है, तो अब हो सकता है कि यहाँ पर ये पूछ ले किस नदी के किनारे था, है ना? तो किसने खुदाई करी थी, कब करी थी, तो इसके बारे में भी यहाँ पर जानना जरूरी हो जाता है। तो हड़प्पा नदी रावी नदी के किनारे है, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। इसकी खुदाई किसने कराई थी? दयाराम साहनी ने कराई थी। आगे क्वेश्चन देखो, आज का हमारा 99 नंबर है और इसमें कहा जा रहा है बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। यानी कि जो बौद्ध धर्म आया था वो हिंदू धर्म के अंदर का ही एक सुधार आंदोलन था, जो कि हिंदू धर्म को और सुधार देता और बेहतर बना देता। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा है? तो अब तक देखो आपने कि कई सारे स्टेटमेंट यहाँ पर पूछ लिए गए हैं, ठीक है। तो अब इस स्टेटमेंट को किसने कहा, ये बात किसने बोली है? तो ये बोली है वीए स्मिथ, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ई करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो 100 है आज का, और 100 में बोला जा रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ऐसे करके, शायद आपको अच्छा दिख रहा होगा। अब देखो कह रहा है कि योग सूत्रों का श्रेय किसको जाता है? जो योग सूत्र है उसमें किसका श्रेय जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा पतंजलि को। तो योग सूत्र से संबंध अगर आ जाए पूछने के लिए तो आपको पतंजलि को टिक कर देना है, ठीक है। कई बार ऐसा आता है, पुस्तक भी नाम दे दिया जाता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर बोला जा रहा है मुगलों के द्वारा बिहार के किस नगर को पुनर्विकसित किया गया था? यानी कि जो मुगल थे उन्होंने बिहार के एक नगर को, एक जो शहर था उसको उन्होंने पुनर्विकसित करा था, फिर से उसको पुनर्विकसित करा था। तो ये किया था इसको पटना को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पर बोला जा रहा है 102 नंबर पे, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ऐसे करके। अब कहा जा रहा है इसमें किस सुल्तान ने अपने आप को सिकंदरे सानी के रूप में प्रस्तुत करा? यानी कि सिकंदरे सानी मानता था अपने आप को, ये टाइटल लगा के रखा था। तो कौन सा सुल्तान था जो सिकंदरे सानी था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आज का 103 नंबर, मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ है लेकिन हर तरफ बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, इसे किसने कहा? तो देखो लगातार कई सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वैसे ही स्टेटमेंट्स आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, वो जरूर पढ़ने हैं। अब देखो कहा जा रहा है मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ है लेकिन हर तरफ बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तो ये बोला किसने था? ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये बोला था रूसो ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आज का 104 नंबर, इसमें बोला जा रहा है भारत में भू राजस्व संग्रहण की विभिन्न व्यवस्थाओं में से ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे प्रारंभ करा था? तो देखो भू राजस्व की अगर बात हो रही है तो यहाँ पर हो जाएगा रैयतवाड़ी और हो जाएगा स्थायी बंदोबस्त। तो ये हो जाएंगे एक से ज्यादा सही। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा उपरयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट है 105 नंबर। इसमें बोला जा रहा है भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण ने ब्रिटिश पूंजीवादी वर्ग को ही लाभान्वित किया लेकिन भारतीय कृषक वर्ग को नहीं। अब देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारतीय जो कृषि थी हमारी, मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर कह रहा है भारतीय कृषि जो थी व्यवसायीकरण ने क्या करा था कि पूंजीपति वर्ग को ही लाभान्वित करा था, जो अमीर लोग थे उन्हीं को लाभ मिला था, लेकिन जो भारतीय कृषक वर्ग को नहीं मिला था। यानी कि सच में जो किसानी करते थे लोग उनको लाभ नहीं मिला था। तो ये क्या है यहाँ पर, यह किसने कहा था? ये एक स्टेटमेंट है, ये बात बोली थी। तो ये बोली थी रजनी पाम दत्त ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आज का 106 है और इसमें बोला जा रहा है, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसको। कहा जा रहा है इसमें कि ब्रिटेन की औद्योगिक वर्ग की बढ़ती हुई शक्ति ही भारत हस्तकारी के निर्यात के पतन के लिए जिम्मेदार थी। देखो स्टेटमेंट कितने सारे पूछे जा रहे हैं, अगर आप स्टेटमेंट यही सारे याद कर लेंगे या एक बार पढ़ लेंगे, बैक करके भी देख सकते हैं, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो भी ऐसे अगर स्टेटमेंट दोबारा से रिपीट होते हैं तो आपको जरूर जरूर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ब्रिटेन के देखो औद्योगिकरण की बढ़ती हुई जनशक्ति जो है भारतीय हस्तकारी के निर्यात के पतन के लिए जिम्मेदार है। यानी कि जो निर्यात धीरे धीरे करके जो कम हो गया था, खत्म हो गया था, ठीक है, वो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और ये जिम्मेदार थी, कौन जिम्मेदार थी? भारतीय हस्तकारी, जो भारतीयों ने हस्तक्षेप करा था उसके द्वारा। तो ये स्टेटमेंट किसने बोला था? तो ये थे यहाँ पर ए आर देसाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था। यानी कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए पहली बार लड़ा गया ऐसा युद्ध था 1857 की जो क्रांति थी। ये किसने बोला है? देखो स्टेटमेंट लगातार आ रहे हैं, इनको आपको रट ही लेना है, ये बात आप याद रख लो। तो यहाँ पर किसने बोला था? तो ये बोला था इन्होंने वीडी सावरकर, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर
सी। अगर आप में से वीडी सावरकर का नाम पता है कि वीडी का फुल फॉर्म क्या है, तो आप में से अगर किसी को पता है तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं उसको पिन कर दूंगा ताकि सबको वही दिख जाएगा। ठीक है, वो आंसर हाईलाइट हो जाएगा आपने जो जवाब दिया होगा। अगला क्वेश्चन है देखो आज का 108 नंबर, और इसमें बोला जा रहा है, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसको, बोला जा रहा है कि भारतीय युवकों को किसका संदेश था कि शक्तिशाली और निडर बनो। यानी कि किसने बोला था कि युवकों के लिए बोला था कि शक्तिशाली बनो और निडर बनो, तो ये बोला था स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, और इसमें बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसने जागरूक हिंदुओं के विरुद्ध याचना का आयोजन किया जो सती के जलाने के पक्षधर थे। यानी कि कह रहे हैं कि वहां पर जो जागरूक करा था हिंदुओं को, उनके विरुद्ध याचना करा था, सती के जलाने के पक्षकार थे। यानी कि सती प्रथा जब होता था, सती होना पड़ता था, उसका अगर हस्बैंड खत्म हो जाता था तो पति को भी वहां पर आग में जलना पड़ता था, तो उसके पक्षधर कौन थे, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा राजा राम मोहन राय। इन्होंने ही इसके खिलाफ चलाया था हिंदुओं को जगाने के लिए कि सती प्रथा जो है इसको अंत होना चाहिए, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर कहा जा रहा है 110 नंबर पे कि कांग्रेस संगठन में उदारवादियों पर आक्रमण करने के लिए सुरक्षित वाल्व सिद्धांत किसने दिया था। ये देखो डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है कि सुरक्षित वाल्व सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था लाला लाजपत राय ने। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, किसने कहा कि बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक जागरूकता आई है। यानी कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था कि बंगाल विभाजन जब हो गया है तो सच में भारत जाग गया है, वास्तविक जागरूकता तभी आई है, तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, इसमें बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस कांग्रेस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। यानी कि कब ये बोला गया था, किस अधिवेशन में बोला गया था कि हर 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएंगे, किस अधिवेशन में, तो यहाँ पर यह बताया गया था लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था। यहाँ पर डिसाइड करा गया था कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आज का हमारा नेक्स्ट है, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी कहा जा रहा है यहाँ पर कि थोड़ा इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए, थोड़ा छोटा कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। अब देखो इसमें बोला जा रहा है ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किसने एक हिंसात्मक भूमिगत आंदोलन को संगठित करा था। यानी कि ब्रिटिश सरकार को जड़ से खत्म कर दिया जाए, उन्हें उखाड़ फेंका जाए, इसका हिंसात्मक जो है भूमिगत आंदोलन करा था, तो वो किसने शुरुआत करी थी उसकी, तो इसकी शुरुआत करी थी यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर शुरुआत एक लोग नहीं कर सकते हैं, कई लोगों ने करा था। तो जयप्रकाश नारायण जो थे उन्होंने भी करा था, और अरुणा आसफ जो अली थे उन्होंने भी करा था, और राम मनोहर लोहिया जो है ये तो बात की है। तो ए और सी करेक्ट हो जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ उपरयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने मुसलमानों को विद्रोह करने के लिए काफी कमजोर माना और मुसलमान संप्रदाय के प्रति सरकारी दृष्टिकोण में परिवर्तन की हिमायत की थी। यानी कि उसने बोला था कि मुसलमानों को जो विद्रोह करने के लिए बहुत कमजोर माना गया था कि वो विद्रोह नहीं कर पाएंगे, और मुसलमान संप्रदाय जो था उसके प्रति सरकारी दृष्टिकोण में परिवर्तन की हिमायत दी कि कुछ और परिवर्तन करे जाने चाहिए, उनको और सपोर्ट दिया जाना चाहिए था। तो ये किसने बोला था, तो ये बोला था डब्ल्यू हंटर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जेल में जतिन दास की मृत्यु हो गई थी। यानी कि जतिन दास जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी जेल में, 64 दिन तक उन्होंने भूख हड़ताल कर रखी थी। किस भारतीय नेता ने जतिन दास की प्रशंसा की थी, जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो भी उसकी प्रशंसा करी थी, भारतीय नेता थे, तो उन्होंने किसने करी थी, तो ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या था कि किसने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली और इसे दिल्ली चलो की प्रसिद्धि घोषणा की। तो देखो यहाँ पर क्या था कि आजाद हिंद फौज की जब कमान संभाली थी उन्होंने, और ये भी बोला था कि दिल्ली चलो की प्रसिद्धि घोषणा कर दी थी उन्होंने कि दिल्ली चलो सभी लोग, ठीक है। तो इसका देखो इसकी जो बात कर ले हम ऑप्शन की, तो राज बिहारी जो बोस थे उन्होंने ये नहीं बोला था, मोहन सिंह ने नहीं बोला था, शहनाज खान ने नहीं बोला था। नीचे देखो और मैं दिखा देता हूँ ये ऑप्शन, ये तो काम के नहीं है क्योंकि तीनों नहीं सही है। तो राइट आंसर जो क्वेश्चन के हिसाब से हो जाएगा
उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर बोला गया है दिल्ली चलो, तो दिल्ली चलो का नारा जो है वो दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। और अगर हम कहें कि कब दिया था, तो उन्होंने दिया था 21 मार्च 1944 को ये नारा दिया था दिल्ली चलो का। ठीक है, उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का 170 नंबर है और इसमें बोला जा रहा है 170 नंबर पे कह रहा है यहाँ पर कि भारतीय संघ के साथ भारतीय राज्यों के एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये निभाई थी किसने, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखो इनका नाम था वल्लभ भाई पटेल, यानी कि वल्लभ भाई पटेल। सरदार नाम जो है बारदौली की महिलाओं ने इनको दिया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है, सरदार इनका नाम हुआ था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा 118 नंबर होगा। अब देखो इसमें कहा जा रहा है 118 नंबर क्वेश्चन पे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56 तक थी। तो देखो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो अवधि है वो कब से कब तक है, तो 1951 से 1956 तक है, ये भी आपको याद रख लेना है। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना केवल समर्पित थी, तो किस वजह से समर्पित था, किसके लिए समर्पित थी जो पंचवर्षीय योजना आई थी, तो वो केवल उसका संबंध जो था वो कृषि से था कि कृषि को और अच्छा बनाया जाए और बेहतर तरीके से उत्पादन हो पाए। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृषि विकास को। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना ही समर्पित थी कृषि विकास को, ऐसा भी पूछ लिया जाता है। अगला देखो आज का 119 है, बोला जा रहा है 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ, जिसमें कितने देशों ने भाग लिया था। यानी कि 1961 में जब बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष का आंदोलन हुआ था, तो कितने देशों ने भाग लिया था उस वक्त, तो ये बताना है। तो 25 देशों ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस वीडियो को खत्म करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन बोला जा रहा है, करें कि हमारे जीवन से एक प्रकाश चला गया है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। ये बात किसने बोली थी, महात्मा गांधी की मृत्यु पर ये शब्द किसने कहे थे, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा आज का ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इन्होंने बोला था कि अब हमारे उसमें अंधेरा ही अंधेरा छा गया। तो देखो यहाँ पर स्टेटमेंट जो लिखा है ये आपको याद कर लेना है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो अब काफ़ी लंबी हो चुकी है। और अगर आप अभी तक देख रहे थे वीडियो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हैं तो सिर्फ आपको एक क्लिक करना है लाइक पर और हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा इससे। और उम्मीद करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, इसके पहले वाले पार्ट, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसी वीडियो के, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देखना चाहते हैं कंप्लीट वीडियो, कि उससे अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो, तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।